Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing the history of Tamil Nadu board, class 12th history, and this is chapter 16 where we are discussing the last phase of Indian national movement, that is from 1917 to 47. इस पार्ट में हम आज़ादी लेके रहेंगे। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी, कैबिनेट मिशन, माउंटबैटन प्लान एंड फाइनली हमारी आज़ादी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो क्रिप्स मिशन लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। क्रिप्स मिशन आया था और वो फेल हो गया था। तो अब देखिए क्या हो रहा था। जापानीज़ इन्वेजन कर सकते थे भारत की टेरिटरी में, ठीक है। तो ये एक ऑड फियर था। तो गांधी जी ने बोला कि अब फाइनली हमें ये जो ब्रिटिश हैं इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जापानीज़ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये आपको समझना है। जापानीज़ टारगेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे थे, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ही निकाल दोगे तो आपका कंट्री थोड़ा सेफ हो जाएगी। तो महात्मा गांधी का ये बिलीव था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, और ये जो गवर्नमेंट है ये तभी बनेगी जब ब्रिटिशर्स जो हैं भारत छोड़ देंगे और हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में मिली 1942 में, और इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अब हम निकालेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट कि भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है। और इसी दिन पर गांधी जी ने एक कॉल दिया था, डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। यहीं से आपकी शुरुआत हुई थी कि अब बाय हुक और बाय क्रूक गांधी जी ने आपका ये निकाल दिया था कि अब आपको ब्रिटिशर्स को देश से निकालना है। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग एंड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू डिस्कस एंड से दैट कि क्या गांधी जी का ये कहना था कि उनका जो नॉन वायलेंट मीन है उसको भी आप ओवर पावर कर सकते हो या फिर उसको इग्नोर कर सकते हो। दैट इज़ अ थिंग टू डिस्कस, बट ऑल्दो डू एंड डाई की सिचुएशन अब यहाँ पे आ चुकी थी आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट में। 8 एंड 9 अगस्त 1942 में गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लिया। एंड वंस दिस प्री प्लान्ड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट लेफ्ट द इंडियन पीपल विदाउट लीडरशिप। तो अब यहाँ पे हमारे पास लीडरशिप की कमी हो गई थी, क्योंकि सारे मेजर लीडर्स इन्होंने अरेस्ट कर लिए थे। महात्मा गांधी को पुणे की प्रिजन में रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और दूसरे जो लीडर्स थे उनको अहमदनगर फोर्ट में रखा, है ना। तो अलग अलग जगह इनको रखा जा रहा था। अब इस टाइम पे राम मनोहर लोहिया, अच्युता एंड एस.एम. जोशी की लीडरशिप काम आई, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट में वो भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए थे वो भी इस मूवमेंट में आ गए थे। यूथ जो था इस टाइम पे आपको याद रखना है कि यूथ ने काफ़ी अच्छे से ये वाले जो मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना पैट्रियोटिज्म दिखाया। स्ट्राइक्स किए गए, डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, पब्लिक मीटिंग की गई टाउन सिटीज़ में, और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है अब आपके ग्रामीण इलाकों में पहुंचने लगा था। 1943 में ये जो मूवमेंट है उसने बहुत अच्छा मोमेंटम ले लिया था, और देयर वर आर्म अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। मद्रास बंगाल में आर्म अटैक्स किए गए थे। 1944 में महात्मा गांधी को फिर जेल से छोड़ दिया गया, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट was the final attempt for the country's freedom, you can say। इसी हम बोलते हैं कि लास्ट मूवमेंट था। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर्ड 528 राउंड्स ऑफ फायरिंग, ओके। और उसमें ही अराउंड 60-70 हज़ार लोग को जेल हो गई, अराउंड 7,000 लोगों को मारा गया। और यही जो मूवमेंट है जिसने हमारे इंडिया को फाइनली पूरी तरह से फ्रीडम दिलाया है, यही जो मूवमेंट था यहाँ पे it arose among the Indians the feeling of bravery, enthusiasm and total sacrifice, as Gandhi ji said, do or die। अब इसी मूवमेंट के चलते आपके ये बहुत ही सुंदर फोटो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी की। यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी का। तो इंडियन नेशनल आर्मी ये क्या थी इसके बारे में समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। आर्म रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ चल रही थी। सुभाष चंद्र रोल ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इन एक्टिविटीज़ को, एंड हिज रोल इज़ इनकम्पेरेबल। 1943 की बात है, ये सिंगापुर गए एंड ही गेव द राउजिंग वॉर क्राई ऑफ दिल्ली चलो ऑल्सो। ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एंड उसके बाद ये जो आपके इंडियन नेशनल आर्मी है उसके कमांडर भी बन गए। उन्होंने हमारे भारत में जो आज स्लोगन है ना, जय हिंद, ये स्लोगन आपको सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। अब देखिए INA या फिर इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं तो इसके 3 ब्रिगेड्स थे, ठीक है। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड।
वुमेन विंग भी था इस आर्मी का, जिसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। नाउ इंडियन आर्मी, इसने पहले कोहिमा को जीता, फिर इम्फाल वाले रीजन में की तरफ मार्च किया। फिर तो पहले आप ये जान लीजिए इंडियन नेशनल आर्मी कर क्या रही थी। तो एक आर्म फोर्स थी जो कि इंडियन कोलैबोरेशनिस्ट ने और इम्पीरियल जापान ने आपस में कोलैबोरेशन करके किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाई गई थी और इसका एम यही था कि भारत में इंडिपेंडेंस लेकर आना है। तो अब आप देखिए जापान की तरफ से यहाँ पे आ रहा है। तो जापान ने 1945 में सरेंडर कर दिया। फिर आईएनए का भी एफर्ट्स फेल हो गए एंड इस सर्कमस्टांसिस के अंदर सुभाष चंद्र जी को भेज दिया गया ताइवान। देन फिर ऑन हिज वे टू टेक टोक्यो ही डाइड ऑन 18 अगस्त 1949 इन अ प्लेन क्रैश एंड द ट्रायल ऑफ दीज सोल्जर्स वॉज हेल्ड देन। तो अब ये जितने भी सोल्जर्स हैं इनको पकड़ के लेकर आया गया रेड फोर्ट दिल्ली में, वहाँ पे ट्रायल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, इन सब ने ये जो आपके सोल्जर्स हैं इनके बिहाफ में काफ़ी लड़ाई की। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की 1946 में। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। लॉर्ड एटली बन गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के। अब 15 मार्च 1946 में लॉर्ड एटली ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि भारत में अब संविधान बनाया जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली 3 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों को भेजा गया भारत में और इसी को बोला जाता है वेरी फेमस कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान रखा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे एंड provisions was made for 3 groups of provinces to possess their separate constitutions also. कैबिनेट मिशन ने एक और चीज़ प्रपोज की कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके ब्रिटिश के अंदर जो टेरिटरीज थी वो भी होंगी और प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज भी होंगी। अभी जो यूनियन है वो आपके फॉरेन अफेयर्स लाइक इट विल रिमेन इन चार्ज ऑफ ओनली फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, ठीक है। यूनियन जो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस वो सारी चीज़ें रखेगी और बाकी की चीज़ें जो होंगी वो आपके प्रोविंसेस के पास होंगी। ओके, नाउ प्रपोजल was there and that was envisaged for setting up of interim government. एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि तब तक ऑफिस में रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। इलेक्शन किसके बेसिस पे होंगी? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसके बेसिस पे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए हाल फिलहाल के लिए गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है। दोनों मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। फिर फाइनली इलेक्शंस हुए 1946 में एंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। अब ये जो इलेक्शंस थे वहाँ पे कांग्रेस को 205 सीट मिली 214 में से। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा विक्ट्री मिल गई थी। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स। यहाँ पे अभी आप समझ सकते हो ना, सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई आपके जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप के अंदर 1946 में बन गई इंटरिम गवर्नमेंट। 1947 में क्या हुआ? तो फिर जो आपके प्राइम मिनिस्टर एटली थे उन्होंने अनाउंस किया अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में दैट डेफिनेट इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ टू ट्रांसफर द पावर to the responsible Indian hands, okay, and the date but not later than the 1948। तो उन्होंने कहा कि हमारा एम यही है, हमारे इंटेंशन से ही है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दें भारत में और उसके हाथ में पूरे पावर्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। अब इसी ट्रांसफरेंस के चक्कर में उन्होंने बोला कि जो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे वो क्या होंगे? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। And Lord Mountbatten, armed with vast powers, he became the India's viceroy in 1947. ठीक है। The partition of India and the creation of Pakistan appeared inevitable to him। तो बहुत सारे एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस के बाद उन्होंने जो पार्टीशन का प्लान है वो रखा 1947 में। कांग्रेस, मुस्लिम लीग्स ने अल्टीमेटली इनका जो माउंटबेटन प्लान है, पार्टीशन का प्लान है, उसको अप्रूव किया और फिर
पार्टीशन हो गया आपके दोनों देशों का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, उन्होंने फॉर्मल अप्रूवल दिया आपके माउंटबेटन प्लान को, और ये फॉर्मल अप्रूवल मिला था आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ठीक है, अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं वो देख लीजिए। अब देखिए, अ पार्ट ऑफ द कंट्री टू इंडिया into India and Pakistan will come into effect on 15th August। तो 15 अगस्त 1947 में दो पार्ट में ये जो टेरिटरी है इंडियन डोमिनियन वो हो जाएगा डिवाइड। ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे के सारे पावर्स इन दो डोमिनियंस में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, बाउंड्री कमीशन होगी एंड वो डिमार्क करेगी आपकी जो बाउंड्रीज़ है, इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिमार्केट करेगी पंजाब और बंगाल वाले रीजन में। तो आपको ये बात रखना है कि जब पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में हुआ था, आज की डेट में ये बांग्लादेश है, राइट। तो ये दो पार्ट में, यानी कि बंगाल वाले पार्ट में और आपके पंजाब वाले पार्ट में एक बाउंड्री कमीशन सेटअप की जाएगी जो कि बाउंड्रीज डिमार्केट करेगी। एंड ये जो एक्ट है, अब इसमें पावर्स है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफ टू डोमिनेंस, यानी कि जो दो डोमिनेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पूरी अथॉरिटी होगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ओके, तो इस तरह से फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत देश आज़ाद हो गया। या आप नेहरू जी को आप स्पीच पढ़ते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो देश है वो फाइनली आज़ादी इसको मिल गई। फिर देखिए अब डिमार्केशन कैसे हुआ बाउंड्री का। अब ये भारत का मैप है, इंडिया पाकिस्तान का मैप है 1947 में। तो रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, तो ये आपको याद रखना है कि किसने बाउंड्री जो है डिमार्केट करी थी। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन ने जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे इन्होंने क्या की थी, बाउंड्रीज़ को डिमार्केट किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आया अपने एग्जिस्टेंस पे और इस तरह से दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बना दिया, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहाँ पे मोहम्मद जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था पाकिस्तान का। अब द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट ऑकर्ड इन 30 जनवरी 1948 व्हेन, जब हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी अपनी प्रेयर मीटिंग्स से वापस आ रहे थे, तब उनको नाथूराम गोडसे ने असैसिनेट कर दिया। सो गांधी, हमने जो थर्ड फेज समझा था, ये पूरा चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट एडवेंट ऑफ गांधी से लेके गांधी के अंत तक ही जो है वो चलता है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर 16 और मॉडर्न इंडिया यहीं तक ही है। और यहाँ से अब हमारा जो भारत है आज़ाद हो चुका है और इसके बाद से हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। So this is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।